तो कल जनाब हम लोगों ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो है वो अपनी डिस्कशन स्टार्ट की। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कल हमने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी सीखी कि हमारे पास अगर विद एडजस्टमेंट क्वेश्चन आया हुआ हो तो हमने उस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। तो कल हमने कुछ डिस्कशन इस मामले पे भी की। तो कल की हमारी डिस्कशन में जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस की उनमें हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स थी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल। थोड़ी सी चीजें रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे फिर हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फर्दर आगे मूव करें। तो हम लोगों ने कहा जी कि हमारे पास जो है वो एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन में सबसे पहले नंबर पे है इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट की एडजस्टमेंट हमने कैसे ट्रीट करनी है उसका ताल्लुक है कि हमने एनसीआई को किन बेसिस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट किया है। तो अगर हमने एनसीआई कैलकुलेट किया है फेयर वैल्यू बेसिस पे या हमने एनसीआई कैलकुलेट किया है प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस पे, तो दोनों केसेस के अंदर जो है वो हम थोड़ी डिफरेंट जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो हमने इसमें देखा कि अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट बेसिस पे है तो हम लोगों ने ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को सिर्फ इसका इफेक्ट चार्ज करना है। उसमें हम एनसीआई को इन्वॉल्व नहीं करते, मतलब सब्सिडरी को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फिर इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल का इम्पैक्ट हम दोनों को चार्ज करते हैं। वो हम जो है वो एनसीआई को भी चार्ज करते हैं और पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग को भी हम लोग जो है वो उससे चार्ज करते हैं। इसी तरह हम लोगों ने कहा कि इंटर ग्रुप लोन्स जो होते हैं तो इंटर ग्रुप लोन्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो उसका मैंने आपको ट्रीटमेंट समझाया कि इंटर ग्रुप लोन्स जो होते हैं अगर उनके दरमियान में कोई डिफरेंस आ रहा हो तो इन इस डिफरेंस की वजह से जो है वो हम उसको कैश इन ट्रांजिट के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। एनसीआई का मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है जी। मतलब तो हमारी अगर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में लेस देन 100% है, फॉर एग्जांपल 80% है, तो 80% पे तो हमारा कंट्रोल है, लेकिन 20% पे रिमेनिंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अच्छा, इसी तरह हमने इंटर ग्रुप रिसीवेबल्स और पेएबल्स के बारे में पढ़ा कि ये जो इंटर ग्रुप रिसीवेबल या पेएबल्स होते हैं इनको भी हमने एलिमिनेट करना होता है। फिर हम लोगों ने बात की इंटर ग्रुप सेल ऑफ इन्वेंट्री की कि अगर इंटर ग्रुप सेल ऑफ इन्वेंट्री हो जाए तो इसमें हम लोगों ने कहा जी कि अगर तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर तो फिर तो हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक मौजूद है तो फिर हमें इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने देखा कि अगर पेरेंट सब्सिडरी को बेचे या सब्सिडरी पेरेंट को बेचे तो हम उसकी किस तरीके से जो है वो एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो उसमें जो है वो हम लोगों ने फिर देखा कि अगर पेरेंट एडजस्टमेंट करता है तो अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर सब्सिडरी कंपनी सेल करती है तो फिर सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग पर उसका इफेक्ट जाता है। फिर हम लोगों ने कल एक एग्जांपल की थी, आज हम उससे आगे बात करते हैं। आज इंशाल्लाह कंसोलिडेटेड एसओएफपी पे डिस्कशन खत्म हो जाएगी हमारी। पार्ट मार्च 6 टूडेज मार्च 6 और जनाब कंसोलिडेशन पर डिस्कशन जारी है हमारी। कंसोलिडेशन तकरीबन हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता है। एक दफा मिस हुआ था, लोगों ने कहा आएगा, क्वेश्चन नहीं आया, भाई एग्जामिनर की मर्जी है। लेकिन ये वो पार्ट है जो इससे पहले प्रीवियस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर्स में एग्जामिनर ने आपसे टेस्ट नहीं किया। तो ये नया है हमारे लिए, लिहाजा मोस्ट ऑफ द केसेस में इससे क्वेश्चन आता ही आता है हमारे लिए। तो आज हम जो एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अच्छा, इसके लिए हमने याद रखना है कि जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ रहे हैं हम एट इक्विजिशन डेट। जब हम लोगों ने IS 38 पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि हम अपना इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। मतलब आप सब सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई एसेट ऐसा होता है जिसको सब्सिडरी कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। मतलब IS 38 उसे अलाउ नहीं करता, लाइक इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स। तो अब जो ब्रांड नेम होते हैं, अगर सब्सिडरी कंपनी का कोई ब्रांड नेम है तो सब्सिडरी कंपनी इटसेल्फ उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकती, लेकिन पेरेंट कंपनी उसको कैपिटलाइज कर सकती है। तो ये, और फिर जो पेरेंट कंपनी उसको कैपिटलाइज करेगी तो वो कैपिटलाइज उसे फेयर वैल्यू पे करेगी।
तो इसलिए ऐसे एसेट्स के बारे में हम कहते हैं कि इनको हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के थ्रू जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में क्या होता है कि हम सबसे पहले स्टेप 1 तो स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेट फेयर वैल्यू गेन और लॉस। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम फेयर वैल्यू गेन या लॉस जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट फेयर वैल्यू गेन या लॉस, दिस इज स्टेप 1। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 2, पास दी जर्नल एंट्री। फिर हम उसके लिए ना जी जर्नल एंट्री पास करते हैं। मैं आपको जर्नल एंट्री पास करके दे रहा हूं गेन के केस में। फॉर गेन, गेन के लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, गेन के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं एसेट्स अकाउंट डेबिट, बल्कि मैं इसे बोलता हूं नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट, और 2, इसमें ना हम बेसिकली गुडविल को क्रेडिट करते हैं। तो मतलब हम फिलहाल इसे लिखेंगे फेयर वैल्यू गेन अकाउंट क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री हम पास करेंगे विद फेयर वैल्यू गेन। ये जर्नल एंट्री हमारी पास होती है विद फेयर वैल्यू गेन। दो स्टेप्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट। पहले हमने फेयर वैल्यू गेन कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने उसके लिए जर्नल एंट्री पास कर दी। इसमें याद ये रखना है कि नॉन करंट एसेट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसको हमने ऐड करना है इन नॉन करंट एसेट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जब नॉन करंट एसेट्स को ऐड करके लिखना है, तो इसमें हमने इस फेयर वैल्यू गेन को ऐड करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने इसे गुडविल की वर्किंग में लेकर जाना है, वर्किंग 2। वर्किंग 2, इसके अंदर हमने नेट एड इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडी। वो जो वर्किंग 2 में हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें जब हम सब्सिडरी के नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हमने इसका दूसरा ट्रीटमेंट कर देना। ये फेयर वैल्यू गेन की एडजस्टमेंट है। और वो वाला एसेट अगर आपका डेप्रिसिएट भी होता है, तो फिर आपने उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम लिखेंगे कैलकुलेट accumulated depreciation in case of consolidated SOFP। मतलब अगर आप कंसोलिडेट, हम तो क्योंकि बना ही कंसोलिडेटेड SOFP रहे हैं ना, तो हम accumulated depreciation कैलकुलेट करेंगे, नॉट सिंपल डेप्रिसिएशन, accumulated depreciation, क्योंकि कंसोलिडेटेड SOFP बना रहे हैं हम लोग। तो भाई अब स्टेप 4 में फिर क्या करेंगे हम, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। तो स्टेप 4 में फिर हम इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, पास दी जर्नल एंट्री। तो क्योंकि ऊपर मैंने गेन को रिकॉर्ड किया, तो मैं गेन की ही जर्नल एंट्री इसके केस में पास करूंगा। तो गेन की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, गेन की जर्नल एंट्री पास करेंगे कि अगर ये गेन हो रहा है तो हमारे एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, लिहाजा हम सब्सिडरीज रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करेंगे, सब्सिडरीज रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। और हम क्रेडिट करेंगे नॉन करंट एसेट को, नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट।
दिस वन। ये जर्नल एंट्री पास होती है विद accumulated depreciation। नोट एक याद रखेंगे इसके लिए, नोट these journal entries must be reversed in case of fair value loss। कि अगर आप फेयर वैल्यू गेन कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि फेयर वैल्यू गेन नहीं निकलता है बल्कि फेयर वैल्यू लॉस होगा, तो फिर ये दोनों जर्नल एंट्रीज जो हैं वो हमने उस केस में रिवर्स कर देनी है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि इसको हमने वर्किंग 3 में लेकर जाना है और इसको हमने लेस करना है फ्रॉम नॉन करंट एसेट्स इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं ताकि हमें इन बातों की समझ आए कि ये जो स्टेप्स और रूल्स हम लोगों ने सीखे हैं ये अप्लाई कैसे होते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं इनको समझने के लिए। एग्जांपल, ए लिमिटेड एक्वायर्ड से 70% shares of B Limited on 1st January 2020। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 70% शेयर्स जो हैं वो एक्वायर किए हैं। ड्यूरिंग, चलो, ए लिमिटेड सोल्ड a machine to, सॉरी ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है। a machine रिकॉर्डेड, यूं लिख लेते हैं कि फेयर वैल्यू ऑफ ए मशीन at that date was ₹50,000। उस मशीन की फेयर वैल्यू उस डेट पे, मतलब जिस दिन इसने एक्वायर किया है, 50,000 रुपए थी। while B Limited recorded this machine at net book value of ₹40,000। बी लिमिटेड ने उसको नेट बुक वैल्यू पे 40,000 रुपये रिकॉर्ड किया हुआ था। इसका मतलब है कि अगर ये उसकी बुक्स के अंदर 40,000 रुपये रिकॉर्ड थी, तो जब ए लिमिटेड ने इसे एक्वायर किया था तो फिर ए लिमिटेड को इसको 50,000 रुपये रिकॉर्ड करवाना था। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन एट दैट डेट वाज 5 years। मशीन की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 years थी। रिपोर्टिंग डेट इज 31 दिसंबर 2022। रिपोर्टिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 है। रिक्वायर्ड पास दी जर्नल एंट्रीज फॉर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम कहेंगे कि यार इस एग्जांपल में हम जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमने उसी तरीके से स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि भाई सबसे पहला स्टेप क्या है कि फेयर वैल्यू गेन या लॉस मालूम करें। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिखेंगे अपने पास स्टेप 1। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हमारे पास आ जाएगा इसकी नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू है 40,000। इसकी फेयर वैल्यू
फेयर वैल्यू है 50,000, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10,000 रुपीज इस पे फेयर वैल्यू गेन आया था। स्टेप वन, फेयर वैल्यू गेन। अब हम इसकी जनरल एंट्री पास कर देते, मशीन अकाउंट डेबिट या पीपीई डेबिट और फेयर वैल्यू गेन अकाउंट क्रेडिट। पीपीई डेबिट, दिस इज स्टेप टू, पीपीई डेबिट और फेयर वैल्यू गेन अकाउंट क्रेडिट। तो हम 10,000 रुपये से इसकी जो है वो जनरल एंट्रीज को पास कर लेंगे इस तरह से। अब स्टेप थ्री में जाएंगे, तो मैंने बोला कि स्टेप थ्री में हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, नॉट सिंपल डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं लेनी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेनी है। तो देखें, ये मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2000, मतलब एक्वायर की गई थी 1 जनवरी 2020 में, जबकि रिपोर्टिंग डेट मैं आपको दे रहा हूँ 31 दिसंबर 2022। तो इसका मतलब है कि 2020 से लेकर 22 तक इसके ऊपर 3 साल गुजर चुके हैं। तो जब इस पे 3 साल गुजर चुके हैं तो हमें इस पे 3 साल की कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, आपने ये काम करना है कि आपने ये जो फेयर वैल्यू गेन आ रहा होता है ना, इसकी बेस पे कैलकुलेशन कर लेनी है। मतलब आपने कहना है 10,000 फेयर वैल्यू गेन है, डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स और मल्टीप्लाइड बाय जितने साल गुजर गए, 3 ईयर्स। आपके पास ना ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आंसर निकल आएगा। मतलब आपने एसेट की प्राइस पे कैलकुलेट नहीं करनी, बल्कि उसका तरीका ये होता है कि फेयर वैल्यू गेन या लॉस को पिक करें, उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करें और उसको आप मल्टीप्लाई कर दें जितने सालों के लिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हमने, 10,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 6,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। लिहाजा अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में चले जाएंगे। स्टेप 4, ठीक है जी। तो स्टेप 4 में जो है वो हम इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे जाकर, कि सब्सिडरी रिटेन अर्निंग डेबिट और मशीन अकाउंट क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पास कर देंगे। दिस इज 6,000 एंड 6,000। इस तरीके से जो है वो हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, 1 मिनट रुकिएगा। जी जनाब, तो सब्सिडी रिटेन अर्निंग डेबिट और मशीन अकाउंट क्रेडिट, इस तरीके से हम इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की जनरल एंट्री जो है वो उसे पास करते हैं। जी जनाब, यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन? ओके जी, इससे आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है जनाब हमारे पास कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। ठीक है जी। तो सेल ऑफ नॉन करंट एसेट के केस में, जैसे कि हमने इन्वेंट्री में पढ़ा था कि जो इन्वेंट्री है हमारे पास, वो इन्वेंट्री भी हमारे पास जो है वो पेरेंट सब्सिडरी को बेच सकता है या सब्सिडरी कंपनी जो है वो पेरेंट को बेच सकती है।
तो हमारे पास जो है वो नॉन करंट एसेट जो है वो सेल किया जाता है। तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट की सेल में हम लिखेंगे सेल ऑफ नॉन करंट एसेट में पेरेंट टू सब्सिडरी, पेरेंट टू सब्सिडरी, अगर पेरेंट सब्सिडरी कंपनी को बेचता है। अब देखिए अगर नॉन करंट एसेट बेचा जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो या तो गेन आएगा, मतलब डिस्पोजल के ऊपर प्रॉफिट आएगा, और या फिर हमारे पास जो है वो डिस्पोजल के ऊपर लॉस आएगा। तो दोनों में से जो है वो कोई एक काम होगा कि या तो डिस्पोजल पे प्रॉफिट आ रहा होगा या हमारे पास डिस्पोजल पे लॉस आ रहा होगा। तो यहाँ हम जब इसको ट्रीट करते हैं तो अगेन इसमें कुछ याद रख लेंगे स्टेप्स को। स्टेप 1 हम कहेंगे कि भाई स्टेप 1 में कैलकुलेट गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल। डिस्पोजल पे स्टेप 1 में गेन या लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पास दी जर्नल एंट्री। वो जो गेन या लॉस हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। दिस विल बी स्टेप 2। मैं आपको गेन के लिए जर्नल एंट्री बताने जा रहा हूं कि गेन के लिए हम इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करते हैं। देखिए इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन में वो जो गेन होता है वो हमने अपनी कंसोलिडेशन में से रिमूव करना होता है। रिमूव करने का मतलब ये है कि अगर एक पार्टी ने 1 लाख का एसेट 1,20,000 में बेचा है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो एसेट 1,20 पे रिकॉर्ड हुआ होगा। हमने उसमें से वो 20,000 वो जो गेन का इफेक्ट है उसको एलिमिनेट करवा देना है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, और हम लोग क्रेडिट कर देते हैं नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री हम गेन ऑन डिस्पोजल से पास करते हैं विद गेन ऑन डिस्पोजल। ये जनरल एंट्री हम विद गेन ऑन डिस्पोजल से रिकॉर्ड करते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसी तरीके से होता है कि जनाब हमारे पास जो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग है ये हमने वर्किंग 4 में बनाई हुई है, तो वर्किंग 4 में जाकर इसको एडजस्ट कर देते हैं और इसे हम लेस कर देते हैं फ्रॉम कंसोलिडेटेड एसओएफपी। कंसोलिडेटेड एसओएफपी में हम इसको माइनस करवा देते हैं नॉन करंट एसेट में से। ये डिस्पोजल के ऊपर गेन की बात की मैंने। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसके ऊपर स्टेप 3, स्टेप 3 में फिर हम ये काम करते हैं कि हम इस पे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं, बल्कि मैं इसको लिखूंगा कैलकुलेट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड एसओएफपी, तो जी अतर आपका कोई क्वेश्चन है? तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और फिर स्टेप 4 में आपने इस पे जर्नल एंट्री पास करवानी है। पास दी जर्नल एंट्री। वो जो जर्नल एंट्री आप पास करेंगे उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आपने नॉन करंट एसेट को डेबिट कर देना है। ये रिवर्सल रिकॉर्ड हो रहा है डेप्रिसिएशन का, और आपने इसमें ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर देना है, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और ये जर्नल एंट्री विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हम पास करते हैं विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो नॉन करंट एसेट जो है इसको हमने ऐड करना होता है इन नॉन करंट एसेट्स इन कंसोलिडेटेड एसओएफपी, और इसको हमने वर्किंग 4 में जाकर ट्रीट करवाना होता है।
वर्किंग हो इस तरीके से। तो ये एडजस्टमेंट हम पास करते हैं अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को कोई एसेट बेचती है। तो पेरेंट कंपनी अगर सब्सिडरी को कोई एसेट बेचेगी तो हम उसे इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी बात इसी केस में कि अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को बेचने की बजाय सब्सिडरी कंपनी पेरेंट को बेच दे तो फिर क्या करेंगे। तो जनाब फिर उसका तरीकाकार ये होगा, ये है जनाब सब्सिडरी टू पेरेंट। अगर ये सब्सिडरी को पेरेंट सब्सिडरी कंपनी पेरेंट को बेचेगी तो सबसे पहले स्टेप में उसी तरह से गेन या लॉस कैलकुलेट किया जाएगा, फिर हम उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब ग्रुप रिटेन अर्निंग की बजाय सब्सिडरी रिटेन अर्निंग इसके अंदर शामिल होगी, सब्सिडरी रिटेन अर्निंग डेबिट और नॉन करंट एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो सब्सिडरी रिटेन अर्निंग की वर्किंग 3 है हमारे पास, हमें पता है। इसी तरीके से कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ग्रुप रिटेन अर्निंग नहीं आएगी, इसमें हमारी सब्सिडरीज रिटेन अर्निंग आएगी, सब्सिडरीज रिटेन अर्निंग क्रेडिट, ये हमारी वर्किंग 3 होगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ना जी वो हम इसको गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं और उस क्वेश्चन में मैं ये वाली सारी एडजस्टमेंट भी शामिल करता हूँ और उसे अटेम्प्ट करते हैं। चलें फाइन, तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं। दिस इज मार्च 6A और मैं बल्कि इस वाले को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी मार्च 6B, इस तरह से। और ऐसा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में मैं कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ और फिर आपके साथ मिलकर इसे करते हैं अटेम्प्ट, ताकि ये थोड़ा सा हमारी समझ में आए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो जनाब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्वेश्चन यही वाला पिक कर लेते हैं, इसमें मैं ये जिन चीज़ों को डिलीट करता हूँ यहाँ से इस वन, और इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी डिलीट करते हैं, इस तरफ आ जाते हैं, इन सबको भी करता हूँ डिलीट यहाँ से, इन सबको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसलिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को और ऐड कर लेते हैं, ये थोड़ा कंप्रीहेंसिव बन जाएगा। तो पहले एक नज़र हम इसको देख लेते हैं अपने सवाल को। क्वेश्चन हमारा ये है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन है, पीपी और ये सारी वैल्यूज गिवन है, ये डेट भी गिवन है 31 दिसंबर 2022, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग है, इसकी वैल्यूज दी गई हैं, लोन है, क्रेडिटर्स की रकम है, एसओएफ की बैलेंस हो गई। अब थोड़ा इसमें डाटा जो है उसको मैं एडिशन करवाता हूँ। ठीक है, तो लाइक सबसे पहले नंबर पे मैं कर देता हूँ कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के 80% शेयर एक्वायर किए हैं। ये 1 जनवरी 2021 की 22 की बजाय इसे 21 कर देता हूँ, एक साल पुराना हो जाएगा ये। रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी एट दैट डेट वाज, उस डेट पे इसकी सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग चलें 20 ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कहता हूँ इन सारों को इसकी जगह यूं लिख लेते हैं कि ड्यूरिंग 2022 फॉलोइंग सेल्स वर मेड, ये सेल्स ड्यूरिंग द ईयर की गई हैं। पेरेंट कंपनी इसमें
पी लिमिटेड है और सब्सिडरी एस लिमिटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी लिमिटेड टू एस लिमिटेड और लिख लेता हूँ एस लिमिटेड टू पी लिमिटेड। ये इनकी सेल्स की गई हैं। सेल्स में यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अमाउंट रुपीज में, अमाउंट लिख के इसे लिख लेता हूँ 30,000, इसे लिख लेता हूँ 20,000। ठीक है। हेल्ड इन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में कितनी है, ये जो रिस्पेक्टिव कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक है उसमें मैं कह देता हूँ कि जनाब पी लिमिटेड टू एस लिमिटेड है, इसमें से ये 50% है। बल्कि इस वाले को ना मैं यहाँ पे एंड पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मार्कअप या मार्जिन, तो इसको मैं लिखता हूँ 10% मार्कअप, बल्कि इसे कर लेते हैं 10% मार्जिन और इसे कर लेते हैं 20% मार्कअप। ये 50% होल्डिंग इन स्टॉक कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम 40%। ठीक है, मतलब मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, मैंने कहा जी पी लिमिटेड और एस लिमिटेड है, इन्होंने इतनी इतनी चीजें जो है ना वो बेची हैं और इनमें बेची गई चीजों में से इतना इतना इन लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है। अच्छा, फिर इसमें एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल लेते हैं सर, इसमें एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल लेते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में मैं आपसे कहता हूँ एट द डेट ऑफ एक्विजिशन all assets were all assets in the books of S Limited were at their fair value except a machine which was recorded at cost. Its fair value was exceeded by cost rupees 10,000. Remaining useful life was 5 years. ठीक है, मतलब एग्जामिनर ने कहा कि जी डेट ऑफ एक्विजिशन पे सारे एसेट्स जो है ना वो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड थे, लेकिन एक मशीन कॉस्ट पे रिकॉर्ड थी, उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 10,000 रुपये कॉस्ट से ज्यादा थी, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल है। नेट बुक वैल्यू लिख लें इसको, नॉट कॉस्ट। ठीक है, एक तो ये हो गई। फिर इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि इसमें मैं आपको एक सेल की ट्रांजेक्शन दे देता हूँ। ऑन 1 जुलाई 2021 S Limited sold a plant to P Limited having P Limited for rupees suppose 8,000, carrying value of the plant was rupees 6,000 at that date with remaining useful life of 4 years। ये मैंने एक इसके अंदर जो है ना वो एडजस्टमेंट डाल दी सेल की भी। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट जो है वो हमारे पास इसमें सेल की भी है। अच्छा, इम्पेयरमेंट लॉस जो है गुडविल के ऊपर वो हम 10% ही चले रहने देते हैं।
कि उसके ऊपर ना 10% लॉस है। तो मेरी रिक्वायरमेंट आपसे ये है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाकर दिखाएं। तो देखें ये पूरा एक क्वेश्चन बन गया जिसमें मैंने एक एक एडजस्टमेंट ना तकरीबन तकरीबन सारे उससे जो है वो डाल ली। अब हम इसको अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो अटेम्प्ट करने का तरीकाकार अगेन वही हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि हम सबसे पहले जो है वो यहाँ से इसे स्टार्ट लेंगे कि भाई इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो लिहाजा सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट में हम इसका नाम लिखेंगे पी ग्रुप। ठीक है, जो पेरेंट का नाम होता है ना उसके साथ ग्रुप लिख लेते हैं, पी ग्रुप। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रिपोर्टिंग डेट मेंशन कर देते हैं। ये चीजें नहीं लिखते पहले, बस यहां तक पहले पेज पे लिख के अब हम वर्किंग्स पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग वन, दैट इज ग्रुप स्ट्रक्चर। तो ग्रुप स्ट्रक्चर में हम मेंशन करते हैं कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट है ये, आज मैंने आपको 1/1/2021 की बताई है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि इन्वेस्टमेंट है 1/1/2021 की और इन्वेस्टमेंट है 80%। इसका मतलब है कि एनसीआई 20% है। तो सबसे पहली वर्किंग हमारी ग्रुप स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब क्या करना है, अब हमने कैलकुलेशन करनी है गुडविल की कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। तो गुडविल की कैलकुलेशन में दो पार्ट हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट, पेरेंट की इन्वेस्टमेंट कितनी है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना है, इसको हम लोग फिर यहाँ पे इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, अच्छा एक काम ये कर लेते हैं कि इसको ना नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है ना इसको चले आज भी प्रोपोर्शनेट बेसिस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो फेयर वैल्यू वाली चीजें देख लेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट इक्विजिशन डेट। इस तरीके से इसकी गुडविल मालूम हो जाएगी। हमने जस्ट ये हेडिंग्स देनी होती। अब ये हेडिंग्स देने के बाद हम वर्किंग थ्री में जाकर ये टी अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, वर्किंग थ्री में जाएंगे और ये वाला टी अकाउंट बना लेंगे हम लोग, दिस वन। और इस टी अकाउंट के बाद फिर हम ग्रुप रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना लेंगे और फिर हम एनसीआई का टी अकाउंट बना लेंगे। यहां तक हमारे ये सारे काम कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, देखें जब अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो अभी अच्छा तरीका ये है कि आप ना जनरल एंट्रीज पास कर लिया करें। उससे ना हमारी गलती का चांस जो है ना वो मिनिमम हो जाता है, मतलब कम से कम चांस होता है कि हम उस गलती करें। तो हम एडजस्टमेंट से बात शुरू करते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है कि हमारे पास इसने 80% शेयर एक्वायर किए हैं और सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग जो है वो 20,000 रुपए थी इक्विजिशन डेट पे। तो हमें पता है कि हमने जितने एडजस्टमेंट के आइटम होते हैं उनका डबल ट्रीटमेंट करना होता है। तो जब हम इनका डबल ट्रीटमेंट करेंगे तो हम इस 20,000 को उठा के एक दफा तो गुडविल की वर्किंग में लिख देंगे 20,000, और दूसरी दफा हम सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग का जो टी अकाउंट हम लोगों ने बनाया हुआ है उस टी अकाउंट के अंदर इसको मेंशन कर देंगे इस जगह पे 20,000। ये इसके दो ट्रीटमेंट पूरे हो जाएंगे। अब दूसरी एडजस्टमेंट है हमारे पास कि जिसके अंदर ना सेल हो रही है। दूसरी एडजस्टमेंट है हमारे पास जिसमें सेल हो रही है। तो भाई सेल को कैसे रिकॉर्ड करें, देखें पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड को 30,000 रुपए की सेल्स की हैं और इसने जो सेल्स की हैं वो 10% मार्जिन पे की हैं। इसमें क्लोजिंग स्टॉक में 50% अभी तक पड़ा हुआ है। कल मैंने कहा था कि आप लोगों को कि जनाब जब सेल की जाएंगी तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक मालूम करना है। ठीक है, तो ये पहली एडजस्टमेंट है। तो हम ये करेंगे कि आप चाहें तो वर्किंग में जाकर इसको लिख लें चीजों को। ठीक है, वो भी ठीक तरीका है कि वर्किंग में ही सारी कवर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सेल ऑफ स्टॉक बाय पी टू एस, पी लिमिटेड टू एस लिमिटेड। तो पी लिमिटेड और एस लिमिटेड में सेल ऑफ स्टॉक जो है उसको रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करना है तो उसकी जर्नल एंट्री पहले लिख लें आप। उसकी जर्नल एंट्री ये होगी कि पेरेंट कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही होगी, लिहाजा ग्रुप रिटेन अर्निंग डेबिट और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट।
ये जर्नल एंट्री हम इसके लिए पास करते हैं विद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक पे जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से हम ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है भाई, जिससे ये जर्नल एंट्री हमने पास करनी है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे कि भाई देखो, सेल्स में से माइनस करो कॉस्ट ऑफ सेल, तो प्रॉफिट बचता है। अच्छा, पेरेंट कंपनी जो है उसके लिए हमें पता है कि इसने 30,000 की सेल्स की है 10% मार्जिन पे, और 50% इसका स्टॉक बचा पड़ा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई ये 10% मार्जिन पे बिकी है। मार्जिन, मार्जिन में सेल्स 100% अज्यूम की जाती है, इसका 10% जो होता है वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हुई हमारी 90% पे। अब मामला ये है कि हमारे पास टोटल सेल्स हैं 30,000 की, उसमें से 50% क्लोजिंग स्टॉक बचा पड़ा है। इसका मतलब है हमारा क्लोजिंग स्टॉक टोटल 15,000 का है। अब इस 15,000 के ऊपर 10% जो है वो हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो हमने 1,500 रुपये अनरियलाइज प्रॉफिट को अलग कर लेना है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। ठीक है, तो ये जो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, ये इस 1,500 रुपये से पास करेंगे। अल्लाह अकबर। जी, ये हम 1,500 रुपये से पास कर देंगे। अब इसको पोस्ट भी कर रहे हैं, जर्नल एंट्री तो पास हो गई। तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो रही है, तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को उठाकर मैं यहाँ से वर्किंग में ले जाऊंगा। मैं इनके सामने इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे ये। तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग 4 में चली जाएगी, वर्किंग 4। और जो आपके पास स्टॉक अकाउंट है, ये कंसोलिडेटेड एसओएफपी में चला जाएगा, वर्किंग 4 में और कंसोलिडेटेड एसओएफपी में। तो इसको पोस्ट कर लेते हैं। पता नहीं क्यों नहीं इसका कोई चेंज हो रहा है। अच्छा यार, चलें ऐसे ही कर लेते हैं। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की डेबिट साइड में यहाँ पे लिखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। तो यहाँ पे हम अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक को ले आएंगे 1,500 रुपये। और स्टॉक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कंसोलिडेटेड एसओएफपी में जाएंगे। यहाँ पे स्टॉक लिखा आ रहा है 15,000 और 18,000। तो हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी में पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, 15,000 प्लस 18,000। और फिर हम इसमें से 1,500 रुपये माइनस कर देंगे, जो अनरियलाइज प्रॉफिट के 1,500 रुपये हैं, उनको हम लोग जो है ना वो यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इससे अगले नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि एस लिमिटेड ने पी लिमिटेड को 20,000 की चीजें बेची हैं, और उनमें से जो बाकी हैं वो हमारे पास 40% आइटम्स बाकी बचे पड़े हैं। तो हम यहाँ पे 20% ये मार्कअप है, यहाँ पे दोबारा वर्किंग पे जाएंगे। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V। सेल ऑफ स्टॉक बाय एस लिमिटेड टू पी लिमिटेड, एस लिमिटेड टू पी लिमिटेड। अब जब सब्सिडरी कंपनी सेल करती है ना, तो सब्सिडरी कंपनी जो है उसके लिए हम कहते हैं कि जी हमारे पास ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की बजाय सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग यूज होती है। कैलकुलेशन इसकी भी कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू जीपी। अब मार्जिन नहीं है, अब क्या है, अब मार्कअप है, मार्कअप।
मार्कअप में 100% पे कॉस्ट होती है, 20% पे जीपी है, तो सेल्स 120% होती है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं कितना है। टोटल सेल्स हुई है 20,000 की, और 40% उसका क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे हम पहले क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे जनाब 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%। तो ये 8,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई, सेल प्राइस आ गई, सॉरी। अब हम इसका प्रॉफिट अलग करना चाहते हैं, तो पहले तो हम 8,000 को डिवाइड करेंगे 120% पे, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 20% से, तो इस पे अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब 8,000 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो 1,333 रुपये इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट है। तो हम ये जर्नल एंट्री जो है वो 1,333 रुपये से पास कर देंगे। अब हम इसको भी पोस्ट करेंगे। जब इसको पोस्ट करेंगे तो अब ये वर्किंग 4 की बजाय वर्किंग 3 में जाएगा, और ये कंसोलिडेटेड एसओएफपी में जाएगा। तो वर्किंग 3 में जाएंगे, सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग डेबिट हो रही है, यहाँ पे लिखेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, और यहाँ पे हम 1,333 रुपये को डेबिट साइड में पोस्ट कर देंगे। फिर हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी में जाएंगे, वहां जाकर हम 1,333 रुपये यहाँ से माइनस करवा देंगे। तो ये हमने स्टॉक के दोनों ट्रीटमेंट जो हैं वो पूरे कर लिए। पी लिमिटेड ने एस को बेचा और एस ने पी को बेचा, हमने उसे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम उससे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि डेट ऑफ इक्विजिशन के ऊपर सारे एसेट्स अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डेड थे, स्वाय एक मशीन के। उसकी फेयर वैल्यू 10,000 रुपये ज्यादा थी, और उसकी रिमेनिंग लाइफ जो है वो 5 साल थी। तो भाई यहाँ पे हम जाएंगे वर्किंग में। वर्किंग में जाकर हम इसका टाइटल दे देंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इसका टाइटल दे देंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। इस पे ना गेन हो रहा है, 10,000 रुपये ज्यादा थी, मतलब गेन हो रहा है। तो जब गेन हो रहा है तो हम इसके लिए जनरल एंट्री पास करेंगे, पीपीई डेबिट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। ये जनरल एंट्री विद फेयर वैल्यू गेन पास की जाएगी। विद फेयर वैल्यू गेन पास की जाएगी। उसके बाद हम दूसरी जनरल एंट्री पास करेंगे, सब्सिडरी रिटेन अर्निंग डेबिट और पीपीई क्रेडिट। ये जनरल एंट्री विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पास की जाएगी। ये जनरल एंट्री जो है वो विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पास की जाएगी। तो सबसे पहले काम तो ये करते हैं ना कि फेयर वैल्यू गेन मालूम करते हैं। तो फेयर वैल्यू गेन किस तरीके से मालूम होगा, हमें पहले ही पता है 10,000 है, तो हमें एज सच इसको मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 ऑलरेडी हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे जनाब हम इसको लिख देंगे 10,000, 10,000 और 10,000। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे पास सब्सिडरी रिटेन अर्निंग डेबिट होगी, ठीक है, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 1/1/2021 की, आज है 31 दिसंबर 2022। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे 10,000, सॉरी 10,000, 10,000 को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इसकी मैंने आपको 5 साल बताई है, 5 years, और मल्टीप्लाइड बाय, अभी तक इस पे 2 साल गुजर चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2 years, दिस वन। तो ये हमारे पास जो है वो
4,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री जो है वो हम 4,000 रुपए से पास करेंगे, दिस वन। अब इसकी पोस्टिंग इस तरीके से होगी कि ये आपके पास कंसोलिडेटेड एसओएफटी में ट्रीट करवाया जाएगा, कंसोलिडेटेड एसओएफटी में। ये आपके पास वर्किंग टू में ट्रीट करवाया जाएगा, ये आपके पास वर्किंग थ्री में ट्रीट करवाया जाएगा, ये आपके पास अगेन कंसोलिडेटेड एसओएफटी में ट्रीट करवाया जाएगा। तो इनको हम ट्रीट करवा देते हैं। पीपी 10,000 से डेबिट हो रहा है और 4,000 से क्रेडिट हो रहा है। हम कंसोलिडेटेड एसओएफटी में जाएंगे, जाकर देखेंगे पीपी है कितना। पता चलेगा कि पीपी 1,10,000 है और 77,77,000 रुपये है। तो यहाँ पे हम पहले तो इनको ऐड करेंगे ना, 1,10,000 प्लस 77,000, इसमें ऐड करेंगे 10,000 और इसमें से हम माइनस करेंगे 4,000। ठीक है जी। ये दो ट्रीटमेंट, ये जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के ट्रीटमेंट थे, जिसमें एक में पीपी डेबिट हो रहा था और दूसरे में पीपी क्रेडिट हो रहा था, तो डेबिट वाले को मैंने पीपी में ऐड कर दिया, क्रेडिट वाले को माइनस कर दिया। अब ये वर्किंग टू में फेयर वैल्यू गेन है 10,000 रुपये का, तो मैं वर्किंग टू में जाऊंगा, ये जो नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी होंगे इसके अंदर मैं इसको लिख दूंगा फेयर वैल्यू गेन, और इसमें यहाँ पे मैं 10,000 रुपये इसमें ऐड करवा दूंगा। अब आखिरी ट्रीटमेंट मेरा रह गया कि मुझे इसे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग की डेबिट साइड में 4,000 रुपये भी मेंशन करने हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग में डेबिट करने हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पे। तो जनाब मेरे पास इसका यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से उठा के उधर 4,000 रुपये ले। तो इस तरीके से मेरी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। मैंने कहा कि 1 जुलाई 2021 को एस लिमिटेड ने एक प्लांट बेचा था पी लिमिटेड को, मतलब सब्सिडरी ने ही बेचा है पी लिमिटेड को 8,000 रुपये का। उसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो 6,000 रुपये थी। बच्चे देखो, 8 वाला प्लांट अगर मैं 6,000 वाला प्लांट अगर मैं 8,000 में बेच देता हूँ, तो मतलब मैं 2,000 रुपये उस पर गेन हासिल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है सब्सिडरी ने बेचा है, तो गेन भी कौन हासिल कर रहा है? सब्सिडरी हासिल कर रही है। तो अब हमने इसको एडजस्ट करना है। हमने कहना है कि यार ये जो गेन अर्न किया गया है ना, ये जब हम इसे एज अ सिंगल एंटिटी कंसिडर करेंगे तो ये गेन रिवर्स होना चाहिए। ये गेन हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंसोलिडेशन में हम पेरेंट और सब्सिडरी को अलग अलग बिजनेसेस कंसिडर नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि पेरेंट और सब्सिडरी जो है वो यूं समझा जाए कि एक ही बिजनेस है। तो जब एक ही बिजनेस है तो फिर अनरियलाइज प्रॉफिट को वहां से अलहदा होना चाहिए। तो उस अनरियलाइज प्रॉफिट को अलग करने के लिए हम इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट में लिखूंगा, एडजस्टमेंट में मैं लिखूंगा सेल ऑफ प्लांट बाय एस लिमिटेड टू पी लिमिटेड, एस लिमिटेड टू पी लिमिटेड। अब क्या होगा, अब मुझे इस केस में भी दो जनरल एंट्रीज पास करनी है। मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट। पहली जनरल एंट्री मुझे पास करनी है गेन की मदद से। तो गेन में क्योंकि सब्सिडरी ने बेचा है तो सब्सिडरी रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगी और पीपीई मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा विद गेन ऑन डिस्पोजल। विद गेन ऑन डिस्पोजल, तो गेन मेरा जो है वो 2,000 रुपये हुआ है विद गेन ऑन डिस्पोजल। अच्छा,
फिर अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी डलेगी, तो लिहाजा पीपीई डेबिट हो जाएगा, रिवर्सल करना है ना डेप्रिसिएशन को, और हमारे पास सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट हो जाएगी विद कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है भाई? कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन है 2021 में 6 मंथ्स के लिए चार्ज करनी थी, मतलब 2000 जो गेन है उसको 4 पे डिवाइड कर दो, 4 साल, मल्टीप्लाइड बाय 1.5 ईयर्स। 1.5 साल गुजरा है ना, एक साथ 2021 को बेचा था, आज 31 दिसंबर 2022 है, तो मतलब अभी तक उस पे 1.5 साल गुजरा है। तो 1.5 साल के लिए कैलकुलेशन इसके पे कर लेते हैं। तो हम कहेंगे जी 2000 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो 750 से ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। अब जब हम ये जर्नल एंट्री पास कर लेंगे, इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, अब इसको पोस्ट करेंगे। सब्सिडी रिटेन अर्निंग की वर्किंग 3 है, वर्किंग 3 है। इसे हमने ठीक करना है जाके कंसोलिडेटेड एसओएफपी में, इसे हमने ठीक करना है जाकर कंसोलिडेटेड एसओएफपी में, और इसे हमने जाकर ठीक करना है वर्किंग 3 में। अब मेरे पास कंसोलिडेटेड एसओएफपी की 2 वर्किंग हैं, एक में पीपीई क्रेडिट हो रहा है। देखें पीपीई एसेट होता है ना, नॉर्मल बैलेंस डेबिट है। अगर जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो मतलब हमने उसमें ऐड नहीं करना बल्कि हमने उससे माइनस करना है। तो पीपीई क्रेडिट हो रहा है और दूसरी जर्नल एंट्री में पीपीई डेबिट हो रहा है। इसको 750 को ऐड करेंगे, 2000 को माइनस करेंगे। तो यहाँ हम कंसोलिडेटेड एसओएफपी में जाएंगे, वहां पे जाकर पीपीई में हम यहाँ से माइनस करेंगे 2000 और हम इसमें ऐड करेंगे 750। 750 को हम इसमें ऐड कर देंगे। जी, इस तरीके से। तो ये 2 पोस्टिंग्स हमने कर ली, 2000 माइनस कर दिए और 750 ऐड कर दिए। अब सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग 2000 से डेबिट हो रही है और 750 से क्रेडिट हो रही है, तो वर्किंग 3 में जाएंगे, इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे 2000, इसके सामने लिखेंगे गेन ऑन डिस्पोजल, इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे 750, इसके वे लिखेंगे डेप्रिसिएशन गेन ऑन डिस्पोजल पे। तो गेन ऑन डिस्पोजल पे जो डेप्रिसिएशन थी वो हमने यहाँ पे 750 जो है वो इसमें क्रेडिट कर दी सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग। अल्लाह अकबर। तो जनाब ये हमारे पास सेल ऑफ प्लांट भी पूरा हो गया। अब एंड में क्या बचा हमारे पास? एंड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल बच गई। तो गुडविल की इम्पेयरमेंट से पहले हमें पता है कि वर्किंग्स को हमने क्लोज करवाना है। 10% इम्पेयरमेंट हो रही है, तो हमें पता है कि एनसीआई किस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। एनसीआई के लिए फेयर वैल्यू हमें दी नहीं गई, ठीक है ना। तो अब हम पहले काम ये कर लेंगे कि पहले ना हम इस एसओएफपी को क्लोज करेंगे, बाद में वर्किंग्स क्लोज करेंगे। तो फिलहाल मैंने इम्पेयरमेंट को होल्ड कर लिया है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम पोस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब ये इन दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड करके लिख दिया था कंसोलिडेटेड एसओएफपी में। इसके बाद हमारे पास दूसरा आइटम है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी यहाँ से वर्किंग 2 में चली जाएगी, तो वर्किंग 2 में उठाकर हम इस इन्वेस्टमेंट को लिख लेंगे 70,000। फिर है लोन टू एस, कल और यहाँ पे है लोन फ्रॉम पी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो इंटर ग्रुप लोन होते हैं इनको एलिमिनेट किया जाता है, 8,000 और 7,000। तो हमने ये काम करना है कि कंसोलिडेटेड एसओएफपी में हमने यहाँ से 8,000 में से 8,000 माइनस कर देने हैं, मतलब इसको एलिमिनेट कर देना है। नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है। 7,000 में से 7,000 को एलिमिनेट करना है, क्योंकि ये इंटर ग्रुप लोन जो होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना होता है हमने।
अच्छा, ये 8,000 है, ये 7,000 है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 1,000 वो कहलाएगा कैश इन ट्रांजिट। तो 8,000 में से 1,000 माइनस, सॉरी 7,000 माइनस कर देंगे, जो 1,000 बाकी बचेगा ये हमारे पास कैश इन ट्रांजिट कहलाएगा। ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज सीखी थी। अच्छा, इसके बाद इसमें फिर क्या है, इसके बाद इसमें जनाब इन्वेंट्री है, ये हम लिख चुके हैं। इसके बाद इसमें डेटर्स हैं 20,000 और 12,000, इनको ऐड करके लिख देते हैं। 20,000 प्लस 12,000। अच्छा, बैंक दोनों का एक जैसा ही है, 5,000 प्लस 5,000। ठीक है, ये दोनों का एक जैसा है, तो मैंने वहां से उठाकर इधर लिख दिया 5,000 और 5,000। अब आगे हम शेयर कैपिटल पे। जो पेरेंट का शेयर कैपिटल है वो तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा ना, यहाँ पे इसके शेयर कैपिटल के सामने हम लिखेंगे। इसमें सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ऐड होके नहीं आता, सिर्फ पेरेंट का शेयर कैपिटल आता है। तो फिर सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा भाई? पर सब्सिडरी का शेयर कैपिटल ना गुडविल की वर्किंग में चला जाएगा, यहाँ पे 60,000 रुपए। इसी तरीके से शेयर प्रीमियम जो पेरेंट का है वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड एसओएफपी में आएगा, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख देंगे जनाब कि ये है हमारे पास शेयर प्रीमियम 10,000। अगर सब्सिडरी का शेयर प्रीमियम होता तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको गुडविल की वर्किंग में लिखते। इसकी एक और भी एडजस्टमेंट होती है, लेकिन अभी तक मैंने वो यहाँ देखी नहीं है, लेकिन डिस्कस करूंगा आपके साथ में। तो यहाँ पे जनाब रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई। रिटेन्ड अर्निंग पेरेंट की भी है, सब्सिडरी की भी है। भाई जो रिटेन्ड अर्निंग पेरेंट की है, सब्सिडरी की है, वो उनके टी अकाउंट्स में जाएगी। तो सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग यहाँ से हम इधर ले जाएंगे। सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग है 30,000, और पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग का हिस्सा बनेगी। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग है 98,000। ये हमने इनके अकाउंट्स में लिख दी क्रेडिट साइड में। अब इस रिटेन्ड अर्निंग को लिखने के बाद हमारे पास लोन फ्रॉम पी है, ये हम लिख चुके हैं, और क्रेडिटर जो है वो 20 और 15,000 है, इनको ऐड करवा देते हैं। 20,000 प्लस 15,000, इनको हम ऐड करवा दें। तो यहां तक हमारी सारी पोस्टिंग भी पूरी हो गई। अब हमारी सिर्फ एक एडजस्टमेंट रहती है, जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड है। तो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल में पहले हम गुडविल की वर्किंग पे चलते हैं। अब जब हम एनसीआई पे आएंगे, तो एनसीआई के बारे में मैंने आज भी आपको कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब है प्रोपोर्शनेट टू नेट एसेट बेसिस है। इसका तरीका ये होता है कि नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, ये जो वर्किंग में हमने टोटल किए होते हैं, ये यहाँ से उठा लेते हैं, ₹90,000 मल्टीप्लाइड बाय एनसीआई का शेयर 20%। तो ये आपके पास ना 18,000 रुपये बन जाता है, 18,000। ठीक है, ये आपके पास 18,000 इसके ऊपर आंसर आ जाता है, 18,000। अच्छा, अब मामला ये है कि हमारे पास ये 18,000 यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास मामला ये हुआ कि गुडविल जो है वो नेगेटिव निकल आई है। तो लिहाजा मैं इम्पेयरमेंट लॉस के साथ लिख लेता हूँ, इम्पेयरमेंट लॉस ऑन गुडविल इज 10% ऑफ गुडविल इफ एनी। इफ एनी का एडिशन कर देता हूँ कि अगर इम्पेयरमेंट हुई तो वो 10% होगी। लेकिन यहाँ पे तो मामला ही बदल गया है। यहाँ पे मामला ये बदल गया है कि हमारे पास जो गुडविल निकल रही है वो नेगेटिव गुडविल निकल रही है। तो अब हमने जो इम्पेयरमेंट की नॉर्मल जर्नल एंट्री, मतलब इसको जो हमने एडजस्ट करना होता है ना बच्चे, तो इसको हम ट्रीट ये करते हैं कि इसको हम लोग हिस्सा बना देते हैं अपनी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग का। हम कहते हैं कि यार ये जो नेगेटिव गुडविल आ रही है ना, इस नेगेटिव गुडविल का ये काम करो कि इस नेगेटिव गुडविल को उठाकर अपनी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग का हिस्सा बना दो। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में कहाँ पे हिस्सा बनाते हैं? इसको ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में हम अपनी इधर अदर इनकम के तौर पे प्रेजेंट करवा देते हैं। ठीक है, ये जो 2,000 रुपये नेगेटिव गुडविल के हैं, इसको हम लिखेंगे कि नेगेटिव गुडविल विल बी प्रेजेंटेड इन ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की क्रेडिट साइड में ना यहाँ पे हमने इसको लिख देना है नेगेटिव गुडविल। और ये 2,000 रुपये हमारे यहाँ पे आ जाएंगे।
अच्छा ये नेगेटिव आ रहे हैं, चलो पॉजिटिव लिख देता हूँ F2 इसमें। तो ये नेगेटिव गुडविल को भी हमने ट्रीट कर लिया, ये गुडविल के ट्रीटमेंट भी पूरे हो गए, इस पे इम्पेयरमेंट नहीं होती। अब आ गई जनाब सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग, पहले इसका बैलेंस कर लेते हैं। F2 में हम कर लेते हैं जनाब सम ऑफ ऑल दिस माइनस सम ऑफ ऑल दिस, इस तो ये बन गया 3,417 रुपये बैलेंसिंग फिगर। इस 3,017 को ग्रुप रिटेन अर्निंग का 80% शेयर है और एनसीआई का 20% शेयर है। तो इसको उठा करना हमने भाई यहाँ पे लिखना है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, इनको उठाकर हम सब्सिडी की रिटेन अर्निंग में और ग्रुप की रिटेन अर्निंग में इनको हम मेंशन करवा देते हैं, सॉरी एनसीआई में। इस ये एनसीआई में मेंशन हो गए दोनों तरफ, नहीं हुआ ये। $683। अच्छा ये एनसीआई जो ऊपर वर्किंग टू में से लेकर आना है हमने, जो कैलकुलेट किया है एनसीआई 18,000 इस तरीके से, तो हमारे पास इनके बैलेंसेस आ जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो देख लेते हैं ग्रुप रिटेन अर्निंग का बैलेंस ठीक आ रहा है, नहीं, सम को इंक्रीज कर दें और इसका बैलेंस देख लेते हैं, ये सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे वर्किंग फोर, ग्रुप रिटेन अर्निंग है, और वर्किंग 5 आपकी 18,683 रुपये है। अब हमने ये काम करना है कि इन सारों का करना है हमने सम कर लेते हैं जनाब। 177,000 प्लस 10,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000 प्लस 750, इसका आंसर आ गया, ये 0 हो गया। ये जनाब 15,000 जमा 18,033 हो गए, माइनस 1,500 माइनस 1,333, ये इसका आंसर आ गया। दिस इज 32,000, दिस इज 10,000। तो ये इसका सम आ गया हमारे पास, और इसी तरीके से इसका सम करें, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 35,000, 35,000। तो हमारे पास जो है वो डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर ना 10,000 रुपये का, 10,000 का डिफरेंस है, 10,000। ये 10,000 रुपये फेयर वैल्यू गेन वाले हमने यहाँ पे ऐड कराए हैं। दिस वन ऐड हुए हैं। फेयर प्रीमियम 10,000 रुपये ही था, ठीक है। 35,000 ये ठीक है, 1,000, 15,000, 32,000, ये भी ठीक है। 10,000 रुपये का कहीं पे फर्क आ रहा है।
दिस इज ये 1,10,000 जमा 77,000 है ना, तो मैंने एक 77 लिखा हुआ है, दिस इज 187,000। ठीक है, तो ये 264,917 एंड दिस इज 264,917। ठीक है जी, ये हमारे पास एस ओ एफ पी जो है वो कंसोलिडेटेड एस ओ एफ पी टैली हो गई। जी जनाब, तो इस तरीके से आपने कंसोलिडेटेड एस ओ एफ पी बनानी है। बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछिए। देखें, ये टॉपिक ऐसा है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके जहन में बैठेंगी। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसे अटेम्प्ट करना आएगा, अदरवाइज एंड तक फिर कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीके से इसको समझाया है कि आप लोग वर्किंग बनाते जाएं और आप यहाँ से डाटा पिक करें और उस डाटा को उठाकर अपने क्वेश्चन का हिस्सा बनाते जाएं। ये मेथड जो है वो आपका टाइम सेव करेगा पेपर के अंदर। चलें, ऐसा करते हैं कि फिर अब ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ पास पेपर्स में से ना कोई क्वेश्चन। वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और आपने ये काम करना है कि आपने वो क्वेश्चन जो है ना वो फिर नेक्स्ट क्लास में उसे आपने अटेम्प्ट करके लेके आना है। तो मुझे 1 मिनट ज़रा दें, मैं ना पेपर ओपन कर लूँ इफ़ा का। जी जनाब, देखें ये आपके सामने एक पेपर है। ये एग्ज़ाम 2021 का है असल में। जो विंटर 2022 के एग्ज़ाम आया था उसके अंदर जो है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एडजस्टेड बनानी थी, क्योंकि वो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया टॉपिक, तो मैं इसलिए उसे छोड़ दिया। जो विंटर 2021 का पेपर आया है उसके अंदर कंसोलिडेटेड एसओसीआई बनानी है, तो अभी तक हमने एसओसीआई बनानी नहीं सीखी, एसओएफपी बनानी सीखी है, तो इसलिए मैंने उसे भी छोड़ दिया। ये समर 2021 का पेपर है। इस पेपर में ये देखें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर की पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या थी बेसिकली इस क्वेश्चन में, इस पेपर में सॉरी। तो हमारे पास इसमें ये 25 नंबर का सवाल आया था, 25 मार्क्स। तो पिफा के पेपर में ये ऐसे ही आता है, 18 से 25 नंबर के दरमियान एग्जामिनर इसको सेट करता है। तो यहाँ पे अगर आप रिक्वायरमेंट देखें ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने पूछी ही नहीं है। उसने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि मुझे गुडविल कैलकुलेट करके दिखा दो, कैलकुलेट गुडविल। दूसरी रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि एनसीआई कैलकुलेट करके दिखा दो, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और तीसरी उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करके दिखा दो एज एट 31 दिसंबर 2019। ठीक है, तो उसने आपसे ये गुडविल, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग जो है वो उस पर उसने बात की थी। रिक्वायरमेंट आपके पास थी, फॉलोइंग डेटा इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस ऑफ द पेरेंट कंपनी एंड इज सब्सिडरी कंपनी एज एट 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2020 के लिए ये डाटा था। इस क्वेश्चन के अंदर एक एडजस्टमेंट आपने कर लेनी है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर इसने मांगा है ना, इसमें ये 2019 नहीं है, ये 20 है। ठीक है,
ये थोड़ा सा ये प्रिंटिंग का मसला था, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता, क्योंकि हम रिवर्स वर्किंग के तरीके से, हमारे पास प्रॉफिट्स इसके अंदर जो है वो गिवन नहीं थे फॉर दी ईयर। तो प्रॉफिट गिवन ना होने की वजह से हम रिवर्स वर्किंग के जरिए इसकी कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि इस क्वेश्चन में आपने यहाँ पे रिक्वायरमेंट में 2019 की बजाय 20 ही कर लेना है। तो देखें डाटा कैसे गिवन था। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेरेंट कंपनी पीसी एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी एससी एज एट December 31, 2020। उसने आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल बताया था, उसने आपको शेयर प्रीमियम बताया था, रिटेन्ड अर्निंग के बैलेंसेस दिए थे, और इन्वेस्टमेंट दी थी सब्सिडरी कंपनी में एट कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि आप लोगों ने सिर्फ टी अकाउंट्स बनाने थे, वो जो मैंने आपको टी अकाउंट्स बनाने सिखाए हैं। एक आपने ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग का टी अकाउंट बनाना था, एक आपने सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग का टी अकाउंट बनाना था, एक आपने एनसीआई का टी अकाउंट बनाना था, और एक आपने वर्किंग टू बनानी थी गुडविल के लिए। मतलब वर्किंग 2, 3, 4 और 5 बननी थी इसमें, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। डाटा गिवन है हमारे पास, बैलेंसेस गिवन है। रिक्वायरमेंट में, सॉरी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि पीसी ने 75% शेयर एक्वायर किए थे एससी के। उस टाइम पे उसके रिजर्व 7 लाख थे 1 जनवरी 2018 को। तो हमने कहना कि यार रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 20 है, इसका मतलब है 3 साल पहले एक्वायर की गई है ये फर्म। 1 जनवरी 18, तो मतलब 2018 पूरा, 2019 पूरा गुजरा और 2020 पूरा गुजरा। तो 3 साल पहले आपने ये कंपनी एक्वायर की थी। द शेयर ऑफ एससी वर हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर एट दैट डेट। उस डेट के ऊपर जो है वो 15 रुपए पर शेयर उसकी वैल्यू थी, फेयर वैल्यू थी। इसका मतलब ये होगा कि जब कभी क्वेश्चन के अंदर हमें सब्सिडरी कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू दे दी जाए, तो हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि फिर एनसीआई फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पे नहीं होता। ठीक है, इसके ऊपर भी कल हमने बात की थी कि कॉस्ट पे कैसे होता है, फेयर वैल्यू पे कैसे होता है। अच्छा, फिर कहता है कि कंटीजेंट लायबिलिटी वाज डिस्क्लोज्ड बाय एससी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। The fair value of which was 500,000 was fully paid at 700,000 and charged to current year profit or loss account। कि बेसिकली एक कंटीजेंट लायबिलिटी एससी ने डिस्क्लोज की हुई थी इक्विजिशन डेट पे। तो अगर उसने कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज की हुई थी तो 5 लाख पे उसने डिस्क्लोज की थी, और अब वो 7 लाख रुपए पे उसको जो है वो पे कर रहा है। तो इसका मतलब है 2 लाख रुपए करंट ईयर के जो है ना, वो हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करवाएंगे, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज करवाएंगे इसको। फिर एक कंटीजेंट कंसिडरेशन है, पेएबल थी आफ्टर 2 years एट द डेट ऑफ इक्विजिशन हैज बीन कंफर्म टू बी पेएबल बाय द करंट रिपोर्टिंग डेट। कंफर्म हो गया कि पे करनी है। फेयर वैल्यू जो है कंटीजेंट कंसिडरेशन की डेट ऑफ इक्विजिशन पे और करंट रिपोर्टिंग डेट पे 1 मिलियन और 1.5 मिलियन है। पीसी ने जो है वो कंटीजेंट कंसिडरेशन जो है वो रिकॉर्ड ही कोई नहीं की थी। तो हम कहेंगे कि भाई कंटीजेंट कंसिडरेशन एक तो रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। ठीक है, तो एक तो हम कंटीजेंट कंसिडरेशन को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करने का मतलब है कि गुडविल की कैलकुलेशन में इसकी एडजस्टमेंट डालेंगे कंटीजेंट कंसिडरेशन की। और दूसरा काम हम ये करेंगे कि 1 मिलियन और 1.5 मिलियन का जो डिफरेंस है, इसको हम ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में एडजस्ट करेंगे। फिर कहता है कि एससी प्लांट एंड मशीनरी हैविंग कैरिंग वैल्यू ऑफ 400,000 एंड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years वाज हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 500,000 एट द इक्विजिशन डेट। देखें ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है कि उसकी कैरिंग वैल्यू 4 लाख थी, लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 4 साल है और फेयर वैल्यू 5 लाख है। तो इसमें 1 लाख का फेयर वैल्यू गेन है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है आपने। ड्यूरिंग द ईयर पीसी सोल्ड गुड्स worth ₹50,000 by charging 25% markup and whole of the goods remained unsold at the end of the year। ये सेल वाली एडजस्टमेंट डालनी है आपने। फेयर वैल्यू पे एनसीआई लेना है। गुडविल फुली इम्पेयर्ड हो गई है करंट रिपोर्टिंग डेट पे, ये वर्किंग बनानी है। अच्छा, आप लोगों ने ये काम करना है कि एक तो आप लोगों ने ना ये एक सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, दिस वन।
कोशिश कीजिएगा टी अकाउंट्स बनाने की, आपसे बनते हैं टी अकाउंट्स। तो एक तो इस क्वेश्चन के टी अकाउंट्स बनाइएगा। दूसरा जो बेसिक प्रैक्टिस है ना कंसोलिडेशन की, वो इंशाल्लाह मैं आपसे आज, मेरी क्योंकि इस पे डिस्कशन पूरी हो गई है, तो मैं बस अभी थोड़ी देर में ना आपके साथ एक लिंक शेयर कर दूंगा, बल्कि क्वेश्चन ही शेयर कर दूंगा, आप वहां से वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लें, और आपने जो बेसिक उसकी प्रैक्टिस करनी है कंसोलिडेशन की, वो आप वहां से कर सकते हैं।